हेलो स्टूडेंट्स, देखिए कल आप लोगों के लिए एक स्पेशल वीडियो मैंने बनाया था। लास्ट 70 डेज़ में क्या स्ट्रेटेजी आपकी हो, उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। चलिए आज की बात करते हैं टेस्ट 47 के। अभी मैंने रियल टाइम सॉल्व किया है। देखिए आज भी मुझे बहुत ज़्यादा जोर नहीं आया, क्वेश्चन सारे नॉर्मल ही थे। अगेन क्लासिफिकेशन देखिए मैंने जैसा दिया है, 19 आर ईजी, 24 आर मीडियम, 2 आर टफ। ये टफ भी यार इसलिए बोला कि मैंने कुछ तो टफ बोलूँ वरना तकलीफ हो जाएगी। कायदे से ज़ीरो भी बोल सकता हूँ, कई मीडियम वाले ईजी कैटेगरी में भी शिफ्ट हो सकते हैं आज। देखिए ये जो क्वेश्चन था ये कुछ नॉलेज बेस्ड है, जो नॉर्मली पढ़ते नहीं है सोलर इक्लिप्स का, तो ये एक फैक्ट बेस्ड है। ये इसलिए टफ बोला है क्योंकि नहीं पता होता लोगों को। 8 क्वेश्चन में ऑप्शन कोई भी सही नहीं आ रहा मेरे अकॉर्डिंग। बाकी डिटेल्स आपको दे दी हैं, तो कोई भी क्वेश्चन ऐसे बहुत ज़्यादा डराने वाला नहीं था। एक दो बस थोड़े अटपटे क्वेश्चन है, बट अगेन पेपर ये भी एक ईजी लेवल का ही है। I'll again say for this paper again the good score would be 135 plus in physics, and very good score you can have let's say 155 160 plus। तो आराम से स्कोरिंग पेपर है, डराता नहीं है। फिजिक्स इजीली हो जाता है मेरे हिसाब से। अगर मैं टाइम अभी देखा नहीं है कितना टाइम लगा है, बट आई थिंक आज मेरे को भी टाइम भी कम ही लगा होगा। बहुत ज़्यादा लेंदी पेपर भी नहीं था, ईजिली मैनेजेबल है। 1 आवर में आराम से आप कर पाओगे, ठीक है। इवन शायद उससे कम में भी कर सकोगे इफ़ यू आर गुड इन फिज़िक्स। चलिए शुरू करते हैं आज का NTA टेस्ट 47। शुरू करते हैं आज का टेस्ट 47। पहला क्वेश्चन देखिए क्या दे रखा है। एक मैग्नेट को आपने इस तरह से सस्पेंड किया है कि ये हॉरिजॉन्टल प्लेन में ऑक्सीलेट कर रहा है। देखिए हॉरिजॉन्टल प्लेन में ऑक्सीलेट करते ही मुझे याद आ जाता है कि यार हॉरिजॉन्टल प्लेन में जो नचाती है वो केवल BH होती है। अब क्या बोला है, 20 ऑक्सीलेशंस पर मिनट। 20 ऑक्सीलेशंस पर मिनट टाइम पीरियड नहीं होगा, फ्रीक्वेंसी होगी। ऐसी जगह पे जहाँ पे डिप एंगल 30 है, 15 ऑक्सीलेशंस पर मिनट जहाँ पे डिप एंगल 60 है। तो रेशियो ऑफ द टोटल मैग्नेटिक फील्ड एट द टू प्लेसेस इज, तो देखो भाई टाइम पीरियड होता था 2π√I/MB या म्यू बी, जो भी आप लिखते थे, और यहाँ आ जाएगा BH। तो फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी, दैट इज़ गोइंग टू बी प्रोपोर्शनल टू √PH। तो दोनों जगह मैं कंपेयर करूँ तो F1/F2 क्या होगा, BH1। BH1 का मतलब होगा पहली जगह टोटल फील्ड B1 मानूँ तो BH होगी B1 cos θ1 थीटा, यहाँ पे मैंने डिप एंगल माना, और ये जो चीज़ है ये हो जाएगी B2 cos θ2। तो F1 इज़ 20, F2 इज़ 15। B1 कितना है बेटा, B1 अच्छा वो तो रेशियो ही निकालना है। cos θ1 cos 30 इज़ √3/2, cos 60 इज़ 1/2। ये 2 गया, स्क्वायर मार लें तो ये 4/3 का स्क्वायर 16/9 इज़ इक्वल टू √3 B1/B2। तो यहाँ से B1/B2 की वैल्यू देख लीजिए क्या आ गई। सो B1/B2 इज़ 16:9 √3। अगेन ये क्वेश्चन मुझे भी याद आ रहा है यार, किया हुआ है, बुक्स में मिलता है नॉर्मली, तो ठीक है। चलिए नेक्स्ट चित्र दिखाता है आपको एक फिगर। रीडिंग ऑफ वोल्ट मीटर आपको गिवन है यहाँ पर कितनी है, V1 जब S1 क्लोज्ड है। जब केवल S1 क्लोज्ड है तो मुझे दिख रहा है कि ये R के साथ आ गया 3R, और ये वोल्ट मीटर मेजर करेगा, ठीक है। दूसरे केस में V2 है जब केवल S2 क्लोज है, तो ये R के साथ आ गया, क्या आ गया, केवल S2 है तो 6R, ये भी हो गया। और लास्ट में जब दोनों क्लोज हैं तो मुझे समझ आ रहा है ये दोनों हो गए पैरेलल में, तो वहाँ इफेक्टिव सिचुएशन क्या होगी, 2R R। अब तीनों केस में वो ये बैटरी सेम है। डेफिनेटली सीरीज़ में जो वोल्टेज का डिवीजन होता है वो रेजिस्टेंस के प्रोपोर्शनल होता है। तो यहाँ अगर देखें इस केस में आएगा 3/4 ऑफ टोटल, यहाँ आएगा 6/7 ऑफ टोटल, यहाँ आएगा 2/3 ऑफ टोटल, ठीक है। तो अब क्लियर कर देखिए सबसे ज़्यादा किस में होगा भाई, तो 3/4 होता है 0.75, 6/7 अगर मैं करूँगा तो ये हो जाएगा आपका 0.8 समथिंग, और 2/3 आपका होता है 0.67। तो डेफिनेटली इसमें सबसे ज़्यादा होगा, फिर इसमें होगा, फिर इसमें होगा, तो बी ऑप्शन V2 इज़ ग्रेटर देन V1 इज़ ग्रेटर देन V3। अच्छा क्वेश्चन है, बट ईजी, बट अच्छे लॉजिक से पूछा गया है। आगे बढ़ते हैं, देखिए नेक्स्ट। पोटेंशियोमीटर वायर की लंबाई 600, करंट 40 मिली एम्पियर, सेल ऑफ EMF 2, इंटरनल रेजिस्टेंस बैलेंस किया तो लेंथ 500 आई। तो इंटरनल रेजिस्टेंस का तो कोई लेना देना ही नहीं है। तो रेजिस्टेंस निकालना है तो पहली चीज़ तो 500 के सेंटीमीटर इंटू एक्स, दैट इज़ इक्वल टू 2। तो एक्स की वैल्यू क्या आ रही है, 2 वोल्ट अपॉन 5 मीटर कर दूँ इसको, तो ये हो गया 0.4 वोल्ट पर मीटर, ठीक है। वैसे एक्स की वैल्यू क्या होती है, जो भी EMF रेजिस्टेंस ऑफ द पोटेंशियोमीटर वायर इज, अच्छा वो रेजिस्टेंस भी निकालना है तो इसको यार ये ज़बरदस्ती एक्स निकाला। आप डायरेक्टली क्या लिखते हैं, उसका करंट गिवन ही है 40 मिली एम्पियर। सो 40 मिली एम्पियर इंटू जो भी उसका रेजिस्टेंस माने R होगा, तो ये रेजिस्टेंस 5R/6 हो गया लेंथ के रेशो से, और ये वैल्यू 2 आ गई। तो डायरेक्ट R यहीं से निकालना चाहिए अपने को, 12/5 इंटू 40 मिली एम्पियर। तो 40 का मतलब हो गया ऊपर चला गया 10 की पावर 3। तो अब क्या बच रहा है भाइयों लोगों, देख लो तो क्या बचेगा, ये
12/40 इंटू 5 200 हो गया, इंटू 10⁻3 तो ये 6 आ जाएगा यार, कितना ये 5 12 5 सा 60 ओम आ गया। तो वो अपन ने ज़बरदस्ती एक्स निकाला, ऐसे ही हो जाता। ठीक है, दिस इज़ 60। चलिए बढ़ते हैं आगे। मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू अ कॉइल वेरीज विद टाइम लाइक दिस, द रेशियो ऑफ EMF एट 3 and 0 सेकेंड। तो भाई यूँ सबसे पहले EMF गोटा लगाया हुआ है -d∅/dt, तो डिफरेंशिएट करूँगा तो ये हो जाएगा -10t + 6, खत्म हुआ। तो भैया E इंड्यूस्ड एट t = 0 कितना हो जाएगा, -6 या 6 मान लेंगे हो, तो E इंड्यूस्ड एट t = 3 सेकेंड। 3 सेकेंड पे क्या होगा, 18 + 6 24। तो रेशो ले लो यार, अब मेरे से क्या पूछोगे आप, ये रेशो तो नहीं 24 कैसे होगा यार, गिनती है ख़राब कर दी अपन ने। 10 3 ज़ा 30, 30 + 6 36। तो अच्छा वो ऑप्शन नहीं था, समझ आ गया। तो 3 to 0 क्या आ जाएगा, 6:1, सीधा सीधा क्वेश्चन है, गलती नहीं करते कभी भी। नेक्स्ट अगला प्रश्न 5th, वायर को बेंड किया है इनटू अ सेमी सर्कल ऑफ रेडियस ए, द वायर रोटेट्स अबाउट वन एंड विद एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, axis of rotation being perpendicular to the plane of the semicircle. In the space a uniform field exists along the axis of rotation as shown in figure then. तो भाई आपको सीधा याद है, इसमें इफेक्टिवली मान लो ये रॉड होती है ऐसे, तो इसमें जितना EMF इंड्यूस होगा इसमें भी वही होगा। और रॉड का इस एंड के अबाउट आपके NCERT में भी आपने डेरिवेशन कर रखा है, आपको याद है, होता है ½ B⍵L²। आप ऐसे करते हो, x पे जाके dx पे जाते हो, इसकी वेलोसिटी ω(x) लिखते हो, इसको छोटा सा EMF DE लिखोगे, b v के नाम पे हो गया ω(x) और लेंथ लिखोगे dx, और इंटीग्रेट करोगे 0 to L तो ये आता है B⍵L²/2। अब लेंथ की वैल्यू कितनी है भाई, यहाँ पे लेंथ डायमीटर के बराबर है, मतलब 2a, रेडियस ए है तो 2a का होल स्क्वायर, तो दिस गिव्स यू 2B⍵²। ठीक है, अब ये आपके लिए एक्सरसाइज है, मुझे ये भी बताइएगा, मैं नहीं इसके बाद देखते हैं 7th क्वेश्चन। देखिए क्या कहता है, कितना पॉजिटिव चार्ज धरती को दें कि इसका पोटेंशियल सेम हो जाए पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर 1 माइक्रोकूलम रेडियस 1 सेंटीमीटर। तो ये पोटेंशियल सेम हो तो सीधा सीधा आप लिखोगे के क्यू ऑफ अर्थ अपॉन रेडियस ऑफ अर्थ इक्वल्स के क्यू ऑफ स्फीयर अपॉन रेडियस ऑफ स्फीयर। तो यहाँ से Q1 अर्थ डायरेक्टली आपके पास क्या आएगा, रेडियस ऑफ अर्थ अपॉन रेडियस ऑफ स्फीयर इंटू Q1 स्फीयर। तो अर्थ का रेडियस 6400 किलोमीटर, इसका रेडियस 10⁻⁻2 मीटर, सेंटीमीटर को बदल दिया, क्यू कितना है 10⁻⁻6। तो देख लो ये 2 5 एक और उड़ा देते हैं, 6.4 कर दूँ इसको, ये उड़ गया, तो 6.4 इंटू 10⁻+2 तो 640 कूलम हो गया। आपके लिए ऑप्शन बी के साथ जाएंगे। चलिए नेक्स्ट फिगर बताता है कंडक्टिंग लूप यूनिफॉर्म फील्ड में परपेंडिकुलर रखा है, पार्ट ए बी 3/4 सेक्शन है स्क्वायर का, साइड लेंथ एल का, पार्ट ए डी सी सर्कुलर आर के, रेडियस आर का, पॉइंट ए और सी कनेक्ट किए, बैटरी से टोटल आई करंट आ रहा है, तो मैग्नेटिक फोर्स ऑन द लूप ड्यू टू फील्ड बीज। तो यहाँ देखो जो भी ये पार्ट है इस पर फोर्स इफेक्टिवली मान सकते हो कि ये लेंथ है, और इस पर भी मान सकते हो ये लेंथ है। तो डायरेक्टली मैं क्या बोलूँगा बेटा, ये आई करंट था माना, इसमें I1 गया और इसमें I2 गया, तो पहले पे कितना जाएगा B I1 इंटू LAC, दूसरे में कितना जाएगा B I2 इंटू LAC। सेंस सेम है तो फोर्स ऐड ही हो जाएगी,
तो डायरेक्ट ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा BI1 + I2 इंटू LAC। I1 + I2 टोटल करंट, LAC मतलब L, तो आंसर होगा BIL। अब ये तो ऑप्शन ही नहीं है, ये क्या हो गया? अब इन्होंने दिया आंसर 2BIL और इन्होंने मान लिया दोनों करंट आई और आई है, गलत है भाई, ये ऐसा नहीं हो सकता, BIL ही होगा, मैं इसी के साथ जाऊंगा। इसका मतलब यहाँ ऑप्शन नहीं है, क्वेश्चन में लोचा है, क्वेश्चन में मिस्टेक है, मैं शॉर्टली कह सकता हूँ आपको। चलिए 9, गलत स्टेटमेंट का चुनाव कीजिए। रेडियस ऑफ द पाथ ऑफ अ चार्ज पार्टिकल इन यूनिफॉर्म फील्ड इज प्रोपोर्शनल टू मोमेंटम। यस, R इज mv/qb, तो mv के प्रोपोर्शनल है। इलेक्ट्रॉन ईस्ट में जा रहा है, परपेंडिकुलर फील्ड अपवर्ड्स है। देखो ये ईस्ट में गया, अप में गया, हाथ घुमा के देखो V×B, ये साउथ में आएगा और इलेक्ट्रॉन है तो इस पर फोर्स नॉर्थ में लगेगा, तो सही है। पॉजिटिव चार्ज इज गोइंग टूवर्ड्स स्ट्रेट अवे, देखो ये आप ऑब्जर्वर हो, पॉजिटिव चार्ज इधर जा रहा है दूर, तो किसी भी पॉइंट पे देखोगे DL मतलब जो DL×R अगर आप करोगे तो DL×R आपकी तरफ आएगा, मतलब ये यूँ बनेगा, ये आपकी तरफ मतलब यूँ आ रहा था तो यूँ, तो इधर से आप देखोगे तो डेफिनेटली अब इस साइड से देखोगे तो वो क्लॉकवाइज ही जाता हुआ आपको फील देगा। मैं डायग्राम आप अपने आप देखिएगा, ज़्यादा बेटर है। तो इसका मतलब तीसरा भी सही है, तो चौथा गलत हो गई, पढ़ लेते हैं फिर भी। किसी जगह पे इलेक्ट्रॉन सीधा चला गया, इसका मतलब वहाँ मैग्नेटिक फील्ड डेफिनेटली नहीं है, नहीं साहब, 0 या 180 डिग्री पे होगा तो भी काम चलता है। आपको पता है ये फील्ड हो और ये इलेक्ट्रॉन ऐसे जा रहा हो तो भी अनडिविएटेड जाता है, तो डी ऑप्शन गलत। आगे बढ़िए। सोलर एक्लिप्स के अंदर फ्रोनोफर लाइन दिखती है, क्यों दिखती है? मून पूरी तरह कवर कर लेता है फोटोस्फीयर, क्रोमोस्फीयर। अभी भैया ये आपका पढ़ा हुआ है तो ठीक है, ये आपका जनरल नॉलेज का क्वेश्चन हो गया। आंसर इसका डी है। आज चंद्र ग्रहण है, इंडिया में नहीं दिखेगा वो अलग बात है, बट ये सोलर एक्लिप्स पे बेस्ड है। ये नॉर्मली अपने सिलेबस का पार्ट नहीं रहता है, अब ये पूछा है तो पूछा है यार, आता है तो आता है वरना छोड़ना पड़ेगा। 11th, 2 मोल हैं आइडियल गैस के, साइक्लिक प्रोसेस में जा रहे हैं। नेट हीट एक्सचेंज इज -300, वर्क डन इन द प्रोसेस 2 to 3। भाई क्यू नेट इज़ डब्ल्यू नेट, तो डब्ल्यू नेट भी मेरे पास आ गया -300। डब्ल्यू नेट क्या होगा बेटा? W12 + W23 + W31, ये वैल्यू मुझे पता है। अब ज़रा एक एक करके देखें। 3 to 1 दिख रहा है, क्या है? कांस्टेंट वॉल्यूम, उड़ा दो। 1 to 2 केस के बीच ग्राफ है भैया, T और V। TV स्ट्रेट लाइन थ्रू ओरिजिन, इसका मतलब दिस इज़ आइसोबारिक, तो आइसोबारिक है तो मैं डायरेक्टली W12 की वैल्यू लिख सकता हूँ P डेल्टा V की जगह NR डेल्टा T, क्योंकि टेम्परेचर दिख रहा है मुझे। मोल्स कितने थे? 2। R 25/3, डेल्टा T कितना हो गया? 300 और 600, 300 ही हो गया, तो ये हो गया 100, ये हो गया 5000 जूल, और पॉजिटिव ही है। तो जैसे ही पुट करोगे तो W23 की वैल्यू क्या आ जाएगी? -300, ये उधर गया तो माइनस, तो लगभग ये आ रहा है -5300 जूल। कोई ऑप्शन है क्या? -5000 पे तो नहीं जाऊँगा यार, वो तो केवल उसी का वर्क आया था, ये इसी का वर्क आया था, तो यहाँ पे अभी इस पे तो नहीं जाऊँगा मैं, -5300, नन ऑफ दिस पे ही जाना पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं। 70 कैलोरी हीट चाहिए थी, रेज द टेम्परेचर ऑफ 2 मोल्स ऑफ एन आइडियल गैस, डायटोमिक गैस एट कॉन्स्टेंट प्रेशर फ्रॉम 30 to 35। तो कितनी हीट कैलोरी में चाहिए कि सेम गैस की थ्रू द सेम रेंज एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम? भैया आपको पता है QP क्या होता है? NCP डेल्टा T। Q एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम होता है NCV डेल्टा T, सब कुछ सेम है, टेम्परेचर चेंज सेम है, रेशो ले लो, उड़ा उड़ा उड़ा, तो 70/QV CP/CV। CP/CV गामा होता है, गामा क्या होता है डायटोमिक गैस के लिए? 7/5, तो QV की वैल्यू सीधे सीधे आ गई 50 कैलोरीज। मस्त रहो, ऑप्शन बी लड्डू क्वेश्चन। नेक्स्ट, 2 स्ट्रिंग्स ऑफ कॉपर स्ट्रेच टू सेम टेंशन, क्रॉस सेक्शन का रेशो 1:4 है, तो वेव स्पीड क्या होगी? भाई वेव स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? √T/μ। म्यू तो लीनियर मास डेंसिटी होती है, इसको वॉल्यूम के टर्म्स में रो ए लिखते हो, सेम मटीरियल तो रो सेम, टेंशन सेम, तो V क्या हो गया? इनवर्स टू A, सो V1 / V2 इज़ √A2/A1, दैट इज़ √4/1, तो ये आ गया आपका 2:1, ऑप्शन बी के साथ। चलिए नेक्स्ट, टेम्परेचर ऑफ अ बॉडी ऑन केल्विन स्केल इज X, व्हेन इट इज़ मेजर्ड ऑन फ़ारेनहाइट इट इज़ अगेन X ऑल्सो, तो वैल्यू ऑफ X, तो ये तो यार मेरे को तो याद ही है, आप लोग निकाल लीजिएगा फॉर्मूले से, बट दोनों के टेम्परेचर सेम होते हैं, कब होते हैं? एट 574.25, ये एक स्टैंडर्ड रिजल्ट होता है, मतलब आपका पढ़ाया नहीं पढ़ा, आप आगे फॉर्मूले से निकाल लीजिएगा, वो जो स्केल्स कंपेयर आप करते हो। ऐसे याद रखिएगा, फ़ारेनहाइट और सेल्सियस का कब सेम होता है? हाँ, सेल्सियस और केल्विन का कभी सेम नहीं होगा, ऐसा क्वेश्चन कभी नहीं आएगा, मस्त रहिएगा। कौन सा स्टेटमेंट सही है किसी भी थर्मोडाइनमिक सिस्टम के लिए? इंटर एनर्जी चेंजेस इन ऑल प्रोसेस, नहीं भैया, आइसोथर्मल में कब चेंज हुई? तो ये तो फर्जी हो गया। इंटर एनर्जी एंट्रोपी या स्टेट फंक्शन से, हाँ भैया यही तो पढ़ते हैं, तो बी ऑप्शन। चलो स्टेट फंक्शन होते हैं, बढ़िया। अगला, बाय मेटेलिक स्ट्रिप है, एक्स और वाई की माउंट की है, शोन मेटल एक्स इज़ अ हायर कोफिशेंट, तो अल्फा ज़्यादा है, अल्फा एक्स इज़ ग्रेटर देन अल्फा ऑफ वाई व्हेन द बाय मेटेलिक स्ट्रिप इज प्लेस्ड इन कोल्ड बाथ। तो भैया कोल्ड बाथ में एक्स क्या होगा? एक्स क्या होगा भैया? एक्स आपको पता है कि एक्स में डिक्रीमेंट ज़्यादा होगा और वाई में एक्स में
डिक्रीमेंट ज़्यादा होगा, वाई में कम होगा, तो डेफिनेटली इसकी स्ट्रक्चर ऐसा होगा कि इट विल बेंड टुवर्ड्स द लेफ्ट। इस तरह का कुछ होगा, एक्स इनर साइड पे आएगा और वाई आउटर साइड पे आएगा, तो हम बोलेंगे इट इज़ बेंडेड टुवर्ड्स द लेफ्ट। देखो याद करो, जब ऐसे जाती थी तो आप बोलते थे इट इज़ बेंड टुवर्ड्स राइट। ठीक है, एक मिनट थोड़ा अच्छा सा फोटो बना लूँ। जब इस तरह का वो फोटो बनता था तो इसको बोलते थे बेंड टुवर्ड्स राइट, तो इसको भी बोलेंगे बेंड टुवर्ड्स लेफ्ट। कई बार बड़ा अजीब लगता था मुझे, तो खुद को लगता था वो नीचे बोलना चाहिए, राइट बोलना चाहिए, बट इट विल बेंड टुवर्ड्स द लेफ्ट ही कहलाएगा। चलिए नेक्स्ट, द एवरेज वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी, कि देखिए क्या लिखा हुआ है, एक सेकेंड में इसको देख लेता हूँ। द एवरेज वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी मूविंग विथ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ट्रैवलिंग अ डिस्टेंस 3.06 मीटर इन दिस, अच्छा ये है, change in the velocity of this during this time then the uniform acceleration is this। तो भाई सबसे पहले तो यहाँ से टाइम आ जाएगा एवरेज वेलोसिटी से, क्योंकि डेल्टा एक्स पता है तो डायरेक्ट उसको लिखोगे वी एवरेज इंटू डेल्टा टी। तो टाइम ड्यूरेशन आपने बोला 3.06/0.34। ठीक है, तो ये अगर आप आती है गिनती तो 9 सेकेंड मुझे समझ आ गया। अब चेंज 0.18 का है, तो एक्सेलरेशन क्या होता है बेटा, डेल्टा वी बाई डेल्टा टी। डेल्टा वी कितना है 0.18 और ये हो गया 9, तो ये हो गया 0.02 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सिंपली आप इसको कर सकते हो 0.02 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सीधा सीधा क्वेश्चन था, समझना था बस आपको। अगला, एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पार्टिकल एट एनी टाइम टी आर गिवन एज एक्स इज दिस, वाई इज दिस, एक्स एंड वाई आर इन मीटर, टी इज इन सेकेंड, द एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल एट 5 सेकेंड। तो भाई सबसे पहले अलग अलग डिफरेंशिएट कर लो यार। तो वी एक्स मुझे दिख रहा है क्या हो जाएगा 2 + 8t, तो ए एक्स हो गया 8 फिक्स ही हो गया, वी वाई हो गया 5, ए वाई हो गया 0। तो भैया नेट एक्सेलरेशन कभी भी चेक कर लेना 8 ही आएगा। 3 सेकंड पे देखो, 5 पे देखो, 10 पे देखो, कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता, केवल मजे लिए हैं आपके। आगे बढ़ते हैं, समझ आ जाएगा ये तो, दोनों इजी क्वेश्चन है यार काइनेमेटिक्स के। तो 3 डब्बे M1 M2 M3, हॉरिजॉन्टल फ्रिक्शनलेस, फ्रिक्शन का काम नहीं है, 40 न्यूटन से खींचा है। वैल्यू ऑफ टी, अरे यार ये तो मज़े आते हैं तुम्हें, एक्सेलरेशन निकालने पूरे सिस्टम का एक होगा 40 बटा टोटल जोड़ दो 20, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब टी निकालने के लिए केवल इसको सिस्टम देखो, इस पर ये केवल एक्सटर्नल फोर्स हो गया, तो इसको केवल टी डिराइव कर रहा है, तो टी वुड बी M2 + M3, दैट इज 10 टाइम्स ए की वैल्यू 2 है 20 न्यूटन। तो खूब किए हैं ऐसे क्वेश्चन तो यार, कनेक्टेड ब्लॉक का टेंशन मन करे तो M3 वाले में भी निकाल लेना ये वाला टेंशन, तो ये वाला टेंशन 4 × 2 = 8 न्यूटन आएगा। आगे बढ़ते जाइए। स्मूथ स्फीयर है, मास m का, मूव कर रहा है हॉरिजॉन्टल प्लेन में, वेलोसिटी दे दी, कोलाइड विद अनदर वर्टिकल वॉल पैरेलल विच इज़ पैरेलल टू वेक्टर जे कैप। तो वॉल पैरेलल टू वेक्टर जे कैप है, मतलब आई कैप परपेंडिकुलर हो गया, कोफिशिएंट हाफ है, तो इम्पल्स कितना लगेगा, तो भैया पहली चीज़ तो वी एक्स चेंज होगा, तो वी वाई तो मुझे पता है बी 1 होगा, और जो वी एक्स होगा उसकी डायरेक्शन बदलेगी, कोफिशिएंट ऑफ 1 ये दे रखा है, तो -3/2 हो जाएगा। तो फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, कॉमन सेंस से -3/2 आई कैप प्लस जे कैप। तो चेंज कितना होगा, चेंज निकालोगे तो हो जाएगा -3/2 -3, दैट विल बी -9/2 आई कैप, और जे में तो चेंज हुआ ही नहीं, तो जो भी इसको मोमेंटम चेंज होगा कितना हो जाएगा -9/2 m आई कैप। आराम से कर सकते हो। देखो वॉल पैरेलल टू जे कैप है, ये जे कैप हो गया, ये दीवार ऐसी ही है, तो इन परपेंडिकुलर आई वाला डायरेक्शन होगा, एक्स वाला। देखिए इंटरनल फोर्सेस बदल सकती हैं, लीनियर मोमेंटम या काइनेटिक एनर्जी, लगा के गोटा बता दिया। इंटरनल फोर्सेस सिस्टम का लीनियर मोमेंटम नहीं बदल सकती, केवल उसकी काइनेटिक एनर्जी ज़रूर बदल सकती हैं। सो कैन चेंज काइनेटिक एनर्जी बट नॉट द लीनियर मोमेंटम नहीं बदल सकती। आगे बढ़ते हैं। 3 मास 2 3 4 कहाँ रखे हैं भाई, कॉर्नर ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल ऑफ साइड एल लिखा है, एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ द CM निकाल लो यार। पहले तो देखो इसका एक्स कोऑर्डिनेट 0 है, इसका एक्स कोऑर्डिनेट L है, इसका एक्स कोऑर्डिनेट L/2 दिख रहा है, तो एक्स कोऑर्डिनेट कैसे लिखोगे, 2 × 0 m1 x1, 4 × L/2 प्लस 3 × L, और टोटल मास देख लो 4 2 6 9, ये हो गया XCM। क्या हो जाएगा बेटा 2L + 3L, दैट इज़ 5L/9। अब यार इससे इजी क्या पूछेगा यार कोई आपसे, बिल्कुल में तो लड्डू दिया है आपके लिए। नेक्स्ट, उन्हें भी लग रहा है आपके एग्ज़ाम खत्म हो गए, आप शायद इतने इंटरेस्ट से दोगे नहीं, तो बिल्कुल बढ़िया बढ़िया इजी क्वेश्चन दे रहे हैं। 2 ब्लॉक्स ऑफ मास 2 kg 1 kg रिस्पेक्टिवली टाई किए हैं, रेस्ट पे थे, रिलीज़ किया है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय CM इन 2 सेकेंड। तो पहली चीज़ तो भाई एक्सेलरेशन ऑफ CM क्या होगा, उसके लिए पहले इंडिविजुअल निकालें। ये A से नीचे जाएगा, ये A से ऊपर जाएगा, और वो A की वैल्यू आपको पता है क्या होगी, 2 - 1/2 + 1g m2 - m1/m1 + m2g, जो आप पढ़ते थे, तो ये होगा g/3। तो यहाँ से अब ACM क्या होगा, मैं डाउनवर्ड डायरेक्शन को पॉजिटिव वाई ले लेता हूँ, तो 2 × +g/3 + m2a2 करूँगा, तो 1 × -g/3 अपॉन 2 + 1, तो ये अपने आप सिंप्लीफाई कीजिएगा बेटा, ये आ जाएगा g/9। ठीक है, तो g/9 से नीचे जाएगा तो CM का डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, इनिशियल वेलोसिटी 0 थी, तो हाफ ACM × t², t² = 2 का स्क्वायर, तो ये बेटा आपके लिए हो गया 2
g/9 कितना आएगा ये 2g/9 दैट इज़ 20/9 20/9 कितना होगा 2 पॉइंट समथिंग ही बोलोगे आप 2.22 मीटर। मस्त रहो, आगे बढ़िए। The point on the periphery of a rotating disk has its acceleration vector making an angle 30 degree with the velocity vector, then the ratio of, अरे यार भाई velocity vector ये रहा, इससे acceleration 30 पे है, तो भैया इधर वाला होता है 80, इधर वाला होता है AC। देखते ही समझ आ रहा है 1030 की वैल्यू क्या होगी AC/80, तो 1030 इज AC/80, वही आपसे पूछा है, मस्त रहो, सीधा सीधा लड्डू। नेक्स्ट, द करेक्ट ग्राफ डिपिक्टिंग टोटल एनर्जी। यार ये सैटेलाइट का आपको याद है भाई, टोटल एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव होती हैं, तो ये गलत हो गया, यही ऑप्शन आ रहा है। और आपको सिंपल सा याद है भैया, K इज़ इक्वल टू -E दैट इज़ इक्वल टू माइनस ऑफ U/2। ये दोनों नेगेटिव होती है और वो पॉजिटिव होती है, U का मैग्नीट्यूड ज़्यादा होता है। ऑप्शन सी, सब पढ़ते हो सब करते हो। आगे बढ़ते हैं अपन भी। एक सैटेलाइट का टाइम पीरियड 5 घंटे है, होने दो साहब। सेपरेशन अब 4 गुना कर दिया तो क्या होगा? अरे यार क्या आपको पता है भैया क्या होता है? T² प्रोपोर्शनल टू R³। तो T_T ओल्ड पावर डायरेक्ट R की पावर 3/2 कर दूँ तो 4 टाइम्स कर दिया, तो 4 की पावर 3/2 हो गया, 4 की पावर 3/2 8 हो गया, तो 8 पंजे 40। ये शायद पहले भी आया था यार ये क्वेश्चन, आपके किसी इसी NT अभ्यास में ही शायद किया है अपन ने। डिस्प्लेसमेंट ऑफ 2 आइडेंटिकल पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग SHM ये दे दिया। किसके लिए एनर्जी सेम होगी भाई? एनर्जी का फॉर्मूला मुझे घोटा हुआ है, ½ m ω²a²। आइडेंटिकल है तो m सेम है, तो भैया इसका मतलब ω1 है 10 इंटू a² दैट इज़ 4² दैट वुड बी इक्वल टू ω² इंटू 5²। सारे स्क्वायर उड़ाई दो यार, तो 40 बराबर 5 ओमेगा, तो ओमेगा बराबर 8 यूनिट। ऑप्शन डी, ये भी कोई तकलीफ़ नहीं दे रहा यार, मतलब इससे इजी क्या पूछेगा यार कोई आपसे? यार इतने तो कंसेप्ट अपने से एक्सपेक्ट करेगा कि आते हैं अपन डॉक्टर बनना चाह रहे हैं। एम्पलीट्यूड एंड टाइम पीरियड ऑफ SHM आर 0.8 0.2, तो इनिशियल फेज इज π/2, देन द इक्वेशन इनिशियल फेज π/2 का मतलब ये कॉस से शुरू होगा, तो साइन के ऑप्शन तो उड़ा दो। अरे यार फिर बचा ही क्या जीवन में, ऐसी हो गया ये। मस्त रहो यार, ये तो बिल्कुल ही मतलब मज़े ले रहा है आपके, प्यारे प्यारे ऑप्शन। नेक्स्ट, equal mass of 3 liquids are kept in 3 identical cylindrical vessels, their densities are this, the force on the base will be। भैया अगर मास सेम है तो सब में सेम ही लगेगा mg/a, दिमाग मत लगाना, मस्त रहो। h चेंज होगा तो रो भी चेंज होगा, और रो GH सेम ही आना है। 30th, YouTube, the radii of 2 columns are R1 and R2 when a liquid or contact angle is filled, the difference of h is ऑब्जर्व इन 2 आर्म्स एंड द सरफेस टेंशन। यार ये वापस से सेम क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, डायरेक्टली आपको लिखना है रो GH 2T 1/R1 - 1/R2। यहीं से आप कीजिए, पहले भी मैंने आपको सॉल्व करके बताया था यार। ये वैसे तो ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो भाइयों मेरे लिए भी मुश्किल होगा कि रोज़ पेपर करना, सेम क्वेश्चन को दोबारा करना इतना मज़ा नहीं देता यार। तो ये आपका सीधा सीधा ऑप्शन आ गया। इसका डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन पहले दिया हुआ है यार, इसलिए मतलब मैं ज़्यादा वो डायग्राम बना के नहीं बता रहा हूँ आपको। 31st, 3 point masses हैं, each of mass m situated at 3 corners equilateral triangle L, the moment of inertia of the system about one of the sides of the triangle of L। ये भी शायद आया था या जो भी है, देखते हैं यार। m किसी भी साइड के अबाउट निकालना है ना, ये वाली साइड ले ली, तो भाई इसका क्या हो गया 0, इसका हो गया 0, केवल इसका बचेगा। इसका लेंथ कितना हो जाएगा m इंटू √3L/2, ये आप सबको याद रहता है स्क्वायर, तो ये हो गया 3mL²/4। ख़त्म करो यार, ऑप्शन सी। सब करते हैं ऐसे क्वेश्चन यार, कोई समस्या नहीं आती किसी को भी इसमें। अगला, पार्टिकल स्ट्राइक कर रहा है इलास्टिकली विथ अनदर पार्टिकल विथ वेलोसिटी v आफ्टर द कोलिजन, हाफ वेलोसिटी से सेम डायरेक्शन में जा रहा है, तो सेकंड की वेलोसिटी क्या होगी इफ इट इज़ इनिशियली एट रेस्ट? अगेन यार फिर आपको ये भी सेम शायद रिपीट ही हो रहा है, अब क्या करूँ मैं? तो देखो भाई, पहले वाले का मास मान लें m1 × v + 0 दैट इज़ इक्वल टू m1 × v/2 + m2 × v2 लिख देता हूँ, ठीक है। इलास्टिकली विथ अनदर पार्टिकल, अब अनदर पार्टिकल यहाँ पे बोला है, अब कुछ नहीं बोला, मस्त रहो। अपन ने तो पहले ये लिखा। दूसरी इक्वेशन क्या होती है? वेलोसिटी ऑफ अप्रोच थी v - u, और इलास्टिकली है तो अच्छा वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन डायरेक्टली v2 - v1 होगी विच इज़ v/2, यहीं से v2 आ गया। ज़बरदस्ती पहली इक्वेशन लिखी, v2 की वैल्यू डायरेक्ट आ गई 3v/2। सिंपल, अपन आने की स्पीड जाने की स्पीड बराबर। नेक्स्ट, 60 वाट का बल्ब है, 0.4 मीटर पे रखा है। The bulb is emitting light of wavelength 600 nanometer uniformly in one direction. 0.1 second, how many photons will enter your eye if the pupil of the eye has a diameter of 2 mm? अभी ये थोड़ा सा मज़े कैलकुलेशन आपके दिलाएगा, कोई बात नहीं। पहले देखो वहाँ पे इंटेंसिटी क्या होगी, इंटेंसिटी होगी P/4πd²। तो P कितना था 60, 4πd², d हो गया 4 का स्क्वायर 16, तो ये हो गया 60/64π 15/16 पाई, ये इंटेंसिटी है। इतनी एनर्जी पर सेकेंड आ रही है।
मतलब पर यूनिट एरिया। अब इस पर कितनी पावर इंसिडेंट होगी, पावर इंसिडेंट कितनी हो जाएगी 15/16 पाई इंटू एरिया। अब एरिया इतना छोटा है कि वो पॉइंट के बराबर ही मानोगे, तो पाई इंटू रेडियस 1 mm हो गई, तो 1 mm का स्क्वायर 10⁻�6 इतनी आ रही है। तो अब कितने फोटोन्स आएंगे, दैट इज़ n इंटू एच न्यू एच सी बाई लैम्डा, जैसा भी आप लिखो, तो 1240 अपॉन कितने हो गए 600, और इसको 1.6 इंटू 10⁻19 कर दूँ, ऐसा ही में चलना है। तो n की वैल्यू अब निकालते जाओ भैया, ये तो उड़ गया 15/16 इंटू 10⁻6 था, इससे मल्टीप्लाई करो 600, इससे डिवाइड करो 1240, इधर करो 1.6, उधर करो 10⁻19। तो देख लो भैया अब क्या होगा, अब जो भी होगा देखा जाएगा, देखते हैं। तो ये 1660 जो भी आपको करना है यार करते जाइए। पहले तो पावर देख लेता हूँ यार, ये 60 बचा है तो 20 और 6, तो ये बचा 20 और 6 मतलब 14 इंटू 15 इंटू 6 बचेगा ये, और ये बचेगा 16 इंटू 1.6 इंटू 124। अब ऐसा कुछ बच रहा है। तो पावर तो आपको समझ आ रही है, 10 की पावर 12 के करीब आ ही जाएगा, वो तो मुझे दिख ही रहा है। ठीक है, 10 की पावर 12, 11 जो भी बनेगा अभी देखते हैं। और सिंप्लीफाई करो यार, करवा के ही मानोगे तुम। तो ये 6 हो गया आपका कितना, ये हो गया 3, ये हो गया 8, तो ये तो हो गया 45, और ये हो जाएगा 124 इंटू 8। देखो 125 इंटू 8 1000 होता था, तो ये 992 हो जाएगा इंटू 1.6 इंटू 10 की पावर 14। तो लगभग ये तो 1000 से 10 की पावर 11 हो गया, और 45 इंटू 1.6 अगर आप करोगे तो 45 इंटू 1.6 आपके लिए कितना बन के आएगा, ये आपको देखना है। तो लगभग 16, 45, 2 पॉइंट समथिंग ही आएगा, तो 2.84 ही आएगा। और मेरे हिसाब से जो पावर आ रही है ये 10 की पावर 12 आ रही है, तो ऑप्शन ए ही आएगा, क्योंकि 10 की पावर 11 नहीं, 10 की पावर 12 आएगा। 2.84 इंटू 10 की पावर 12, यहाँ सॉल्व सही किया हुआ है, अभ्यास में गलत दिया हुआ है, आंसर सही कर लेंगे इसको। अगला, द आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम इज 13.6 इन ग्राउंड स्टेट, एक्साइट किया 12.1। अरे 12.1 तो देखते ही पता है, 1.5 मतलब n इक्वल टू 1 से n इक्वल टू 3 में चला गया, सबसे पहले तो यही आ गया। अब कितनी स्पेक्ट्रल होता है, n-1/2, n हायर वाला हो गया तो 3 इंटू 2/2, तो 3 लाइन्स मस्त रहो ऑप्शन सी के साथ, सीधा सीधा आगे। वैसे भी आपको पता है 3 to 2, 3 to 1, 2 to 1, 3 लाइन यही होंगी। आगे बढ़िए। देर आर 2 रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेज A and B, decay constant of B is 2 times that of A, initially both have equal number, after n half lives of A, rate of disintegration of both are equal, the value of n। अरे भाई क्या क्या बोल दिया, एक बार चेक कर ले। lambda of B is twice of lambda of A, तो यहाँ से मैं बोल सकता हूँ T of B is equal to half of T, हाफ लाइफ की बात कर रहा हूँ तो, है ना। इनिशियली दोनों के इक्वल नंबर थे, तो दोनों के मान लें n0 आफ्टर n हाफ लाइफ्स ऑफ ए की n हाफ लाइफ्स के बाद ये हो जाएगा n0/2 की पावर n, ठीक है। और ए की इतनी हाफ लाइफ हुई है तो इसकी तो डबल हो गई, तो इसका तो हो जाएगा n0/2 की पावर 2n हो गया। ये तो क्या दे रखा है, दोनों की डिसइंटीग्रेशन रेट सेम है, तो लैम्डा से मल्टीप्लाई करें तो ये तो ए हो गया, तो लैम्डा ए, और ये लैम्डा बी इसका डबल हो गया, तो ट्वाइस ऑफ लैम्डा ए कर दूँ, ये आ गया। तो n0 उड़ गया, n0 उड़ गया, ये उड़ गया, ये उड़ गया। तो सीधा सीधा क्या आ रहा है, 2 की पावर 2n इज़ 2 इंटू 2 की पावर n। इसको समझदार हो, गणित आती है इतनी तो आपको n+1, तो कंपेयर कर लो तो क्या आ गया, 2n इज़ इक्वल टू n+1। तो n की वैल्यू क्या हो गई भैया, n की वैल्यू सबको समझ आती है 1 हो गई, तो सस्ता सा क्वेश्चन हो गया। तो n की वैल्यू यहाँ से क्या हो गई आपके लिए 1, ठीक है। तो अच्छा क्वेश्चन था, बढ़िया पूछा है, आराम से, ईजी है पर मज़ेदार है। रेट ऑफ एमिशन ऑफ एनर्जी फ्रॉम अ तारा इज दिस, देन द रेट ऑफ लॉस ऑफ मास। अरे यार क्या लिख दोगे, 2.7 इंटू 10 की पावर 36 जूल पर सेकेंड, दैट इज़ जो भी रेट ऑफ है dm/dt मास पर यूनिट टाइम इंटू सी स्क्वायर क्या होता है बेटा, 9 इंटू 10 की पावर 16। अब कर लो यार, क्या आ जाएगी ये मास लॉस रेट जो भी dm/dt आपको चाहिए, क्या आ जाएगी ये 2.7 इंटू 9 इंटू 10 की पावर 20.3 इंटू 10 की पावर 23 इंटू 10 की पावर 19 kg पर सेकेंड। तो देखने में डरावना है आसान। Next, in an experiment, tungsten cathode which has a threshold wavelength is irradiated by UV, तो भैया होगा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, तो मैक्सिमम एनर्जी थोड़ी कैलकुलेट करा देगा। कर लो यार, मस्त रहो। क्या लिखोगे, 1240/180 कर दूँ नैनो में, माइनस 1240/230, ये आ गया बेटा। सी तो 18 की टेबल में जाओगे, 90, 108, तो ये 6 पॉइंट, और वो 126 या तो 6.9 लगभग होगा। अब यहाँ से आपको करना है 1240/230, तो 23 की टेबल में जाओगे, तो 23 की टेबल में 23 पंजे 115, तो 5 पॉइंट, और फिर बचा 90 का मतलब क्या हो जाएगा, 90 का मतलब हो जाएगा ये 3 या 4 के लगभग ही आएगा, 5.4 के राउंड आएगा। तो ये डिफरेंस लगभग 1.5 आ रहा है। ऑप्शन बी के साथ जाइए आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, अपनी कैलकुलेशन पे भरोसा है। तो आगे बढ़िए।
ट्रांजिस्टर को एक एम्पलीफायर की तरह कॉमन बेस, वैसे जनरली सिलेबस में होता नहीं है, पूछ लिया तो पूछ लिया भैया। लोड रेजिस्टेंस 5 है, करंट गेन 0.98 है, इनपुट रेजिस्टेंस ये है, तो वोल्टेज गेन एंड पावर गेन क्या होगी। अब देखो भैया ये ना वैसे कॉमन बेस होता नहीं था, अब पूछ लिया तो पूछ लिया भैया, अब कोई बात नहीं। वोल्टेज गेन वही लिखोगे, करंट गेन 0.98 इंटू आउटपुट अपॉन इनपुट, तो आउटपुट है 5 इंटू 10⁻³ रेजिस्टेंस और इनपुट है 70, तो फॉर्मूला तो वही रहा, कोई तकलीफ नहीं है, आप कॉमन सेंस यूज़ करोगे काम चल जाएगा, ठीक है। तो इसको देख लो यार क्या हो जाएगा, इसको 980 कर दूँ, 980 इंटू 5/70, 7 की टेबल आती भी होगी, 7 का 98 में क्या होता है 1 और ये 14, 14 5 ज़ा 70, 70 से एक ही ऑप्शन है, आगे निकालने की ज़रूरत ही नहीं है, मस्त रहो। पावर गेन भी क्या होगा, ए वी इंटू ये ए वी है, सॉरी नॉट वी, ए वी वोल्टेज गेन इंटू ए आई कर लीजिएगा। तो देखिए वही बीटा आर सी बाय आर बी की तरह यहाँ पे भी वही मैंने किया है, करंट गेन इंटू आउटपुट रेजिस्टेंस अपॉन इनपुट रेजिस्टेंस। नेक्स्ट, वैसे सिलेबस में नहीं होता बट देखो कॉमन बेस का भी आता है, याद रखना कॉमन बेस के अंदर अपन कहते हैं कि वो जो आउटपुट इनपुट वोल्टेज होते हैं दे आर इन सेम फेज। Figure shows a system of logic gates. From the study of truth table, it can be found that to produce a high output 1 at R, we must have भाई R1 चाहिए। देखो R कौन सा गेट है, पहले तो ये देख लो, ये कौन सा गेट है, नॉर गेट। तो नॉर गेट 1 कब आता है, तब दोनों जीरो, तो मुझे यहाँ भी जीरो चाहिए, यहाँ भी जीरो चाहिए। अब ये और गेट में जीरो कब आएगा, और गेट में जीरो कब आएगा, जब दोनों जीरो हों, तो इसका मतलब ये तो 1 होना चाहिए और ये जीरो होना चाहिए। अब चेक कर लो इधर, ये इधर 1 आ रहा है और ये क्या है इधर जीरो का 1 1 नैंड गेट, ये जीरो आ जाएगा, परफेक्ट हो गया। तो भैया क्या ऑप्शन आ रहा है, x1 y0, देख लो भैया ये क्या, यही है, मस्त रहो। तो बस बैक ट्रेस किया, मस्त रहे। अगला, ट्रांजिस्टर वर्किंग एज कॉमन बेस, अरे फिर कॉमन बेस पूछ डाला यार, ये तो मजे ले रहे हैं अपने। द एमिटर करंट इज 0.72, करंट गेन इज दिस, द कलेक्टर करंट इज, तो कलेक्टर करंट क्या होगा, तो बेटा यहाँ पे अल्फ़ा क्या होता है, यहाँ अल्फ़ा होता है करंट गेन बेसिकली कॉमन बेस में, जिसको आप बोलते हो IC/I, ये आपको गिवन है 0.96 है ना। तो एमिटर करंट गिवन है तो कलेक्टर करंट, ये तो इजी हो गया यार, अल्फ़ा की वैल्यू पता होनी चाहिए। डरा रहा है यार, देखो नाम ले लेके है ना मज़े ले रहा है आपके और कुछ नहीं कर रहा है। तो 0.72 से कम ही होगा थोड़ा सा, कितना होगा 0.96 इंटू 0.72, और बेस करंट होता तो फिर वो 0.96 इंटू ये जो इनका डिफरेंस होता उससे निकल के आता, ठीक है। चलिए ये तो हो गया आपका, डरना नहीं है, डर के आगे जीता वाला पॉइंट है। कॉम्बिनेशन ऑफ लॉजिक गेट्स हैज़ द, फिर वो लॉजिक गेट आ गया भैया। अब भाई साहब देख लो भैया, PQ/Z 0 0 पे 1 0 1 पे 1 1 0 पे 1 1 1 पे 1, ये तो और गेट हो गया। अब और गेट कैसे बनता है भैया, और गेट कौन सा बन रहा है इनमें से चेक कर लो यार, चेक करके देख लेते हैं भैया। सबसे पहले ये कौन सा गेट आ गया आपका, नॉर। तो नॉर गेट में देख लो भैया, अगर यहाँ मैं जीरो डालता तो यहाँ हो जाता 1, और यहाँ मैं जीरो डालता तो 1 0 पे और 1 देता तो ये जीरो ही देता, तो यहाँ तक तो सेटिस्फाई होता। फिर अगर इस पे देखता मैं, यहाँ पे मैं डालता 1 तो ये हो जाता 1 1, तो ये दे देता यहाँ पे 1 1 पे 0, तो ये तो गलत हो गया। चलिए अब ये नैंड गेट, यहाँ पे भी कहानी वैसी ही लगभग बन के आती जहाँ तक मुझे लग रहा है, तो ये भी नहीं होगा। अब ज़रा इस ऑप्शन को देखते हैं, या इसको भी देख ही लेते हैं ना यार, 0 और 1 डाल के देख लो यार, क्यों नाराज़ हो रहे हो, 1 और 1, 1 और 1 पे 0, तो ये भी फेल हो गया। तो अब ये इसको चेक कर लेते हैं, ये ऑप्शन देखता हूँ पहले, 0 और 1, 0 और 1 नॉर गेट है तो यहाँ आ गया 0, और ये 1 है तो ये हो गया 0 0 0 पे नैंड आ गया 1, तो ये तो चल गया। तो ऐसे ही सारे ऑप्शन और भी चेक कर लो यार, तो और भी चेक करके देख लो। 1 1 भी एक बार चेक कर लेता हूँ, तो अगर ये 1 1 होगा तो 1 और 1 पे नॉर फिर भी 0 ही देगा, ये तब भी 1 ही देगा, तो ये ऑप्शन तो बैठ गया आपका। ये सिंपली आप वैसे भी देखोगे तो काम बन जाएगा। तो ये ऑप्शन आपका C आ रहा है, आप देख सकते हो और चेक करके, ठीक है। आप चाहो तो बूलियन से भी जा सकते हो, आपको आता है तो मैं जानबूझ के नहीं ले रहा हूँ। मछली देख रही है दुनिया को पानी से, ठीक है। तो आपको पता है भाई 4/3 है, व्हाट इज़ द रेडियस ऑफ द सर्कल, सब ने पढ़ा है यार, इसमें ले लो। ये पानी बना दिया, ये मछली रानी बना दी, ये θC एंगल तक की दुनिया दिखेगी। ये θC एंगल लिमिटिंग केस में बोल दोगे, इधर भी ये θC बोल देते हैं, यही करते हो बेटा, ये बन जाती है दुनिया। ये हो गया H और ये हो गया R, वो है θC, ये हो गया θC, सबको पता है tan θC। अब तो कलर चेंज कर लें, पानी हटाना है, tan θC क्या होगा R/H, है ना। तो tan θC क्या होगा बेटा, sin θC, तो आपको आ गया sin θC 1/n मतलब 3/4, तो tan θC क्या हो जाएगा, अगर sin θC 3/4 है तो tan θC आपको हो जाएगा 3/√ऑफ क्या हो जाएगा 16 - 9 7। R कितना है ढूंढ रहे हैं, H कितना है 12 सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर में ही लिख लो ना, तो R क्या हो जाएगा 36/√7 सेंटीमीटर। ये किया हुआ क्वेश्चन है यार, डेटा भी मुझे लग रहा है खूब कॉमन क्वेश्चन का ही है, आराम से सब कर सकोगे।
Image is formed at a distance 100 centimeter from the glass surface with refractive index 1.5 when a point object is placed in the air at a distance of 100 centimeter from the glass surface. The radius of curvature of the surfaces. तो देख लो भैया, इमेज कहाँ बन रही है 100 सेंटीमीटर पे with refractive index 1.5 when a point object is placed in air at a distance of 100. तो अब यहाँ पे फॉर्मूला तो आपको याद ही है कर्व्ड सरफेस का, ऐसा कुछ गोटा लगाते हो आप. तो अब देखिए, तो इमेज बन रही है ग्लास में, तो ये तो हो गया आपका ग्लास का 3/2 या 1.5 है, तो 1.5 ही लिख लो यार, 1.5 ही गिवन है, तो 1.5 v के नाम पे 100 -1 और ये u -100 होगा, इतने समझदार हो आप. n2 - n 1.5 अपॉन r. तो ये ऐड कर लो बेटा, 1/100 प्लस 1/100 2/100 आधा बटा r, ये आधा का कर दिया 5, तो r आ गया 20 सेंटीमीटर. मस्त रहो. तो सीधा सीधा फॉर्मूला लगाओ, कॉमन सेंस लगाओ, आंसर आएगा, कोई समस्या नहीं लाएगा. स्लिट है विड्थ ए की, इल्यूमिनेट की है सफ़ेद लाइट से. फर्स्ट मिनिमा रेड के लिए 30 डिग्री पे है, तो ए की वैल्यू, अरे यार फिर भी तो कल भी तो किया था ऐसा यार, ये मज़े पे मज़े लेते जा रहे हैं अपने यार. अभी एक ही क्वेश्चन बार बार करवा रहे हो यार. लैम्डा हो गया 6500, साइन 30 हो गया 1/3, कल भी ये 1.3 माइक्रोमीटर कल के पेपर में ही था जहाँ तक मुझे याद है. नेक्स्ट, टू कोहेरेंट सोर्सेज S1 S2 इन फेज लैम्डा से नाच रहे हैं. सेपरेशन 2 लैम्डा है, स्मॉलेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम S2 ऑन अ लाइन पासिंग थ्रू S2 एंड परपेंडिकुलर टू S1 S2 वेयर अ मिनिमम इंटेंसिटी अकर्स. यार ये S1 हो गया, ये S2 हो गया, कितना गैप है 2 लैम्डा. पासिंग थ्रू S2 एंड परपेंडिकुलर टू S1 S2 वेयर अ मिनिमम इंटेंसिटी अकर्स फ्रॉम S2 ऑन अ लाइन पासिंग थ्रू S2 एंड परपेंडिकुलर. तो देखो यार, अभी यहाँ पे गैप 2 लैम्डा है, तो पहले मिनिमा के लिए गैप 3 λ/2 होगा. तो ये डिस्टेंस अगर मैं x बोलूँ तो भाई पार्ट डिफरेंस क्या हो जाएगा, उसका पार्ट डिफरेंस हो जाएगा 2 λ² प्लस x², और इसका डिफरेंस हो जाएगा x. ठीक है, दैट शुड बी इक्वल्स टू 3 λ/2, यही होना चाहिए. तो यहाँ से अगर मैं इसको स्क्वायरिंग वगैरह करूँ तो ये हो गया 4 λ² प्लस x², इधर करोगे x² प्लस 9 λ²/4 प्लस 3 λx. ये यार अपने हिसाब से तो हाँ, तो x² कर गया. तो 3 λx की वैल्यू क्या आ रही है, 4 λ², 9 λ, 16 में से 9 गए 7, लैम्डा से लैम्डा उड़ा दो, तो x की वैल्यू क्या आ रही है 7 λ/12. ऑप्शन ए के साथ जाएंगे. थोड़ी सी ट्रिग्नोमेट्री लगानी है, कर सकते हो यार. क्वेश्चन तो देखो डिमांडिंग तो ही गया. अच्छा, पेपर ही ख़त्म हो गया अपना. चलिए, तो ये था आज का पेपर. देखिए, कल मैंने एक बहुत ही क्रूशल वीडियो आपके स्ट्रेटेजी फॉर नीट के लिए डाला है, ज़रूर उसको देखिएगा, उस पर फीडबैक दीजिएगा आप और सजेस्ट कीजिएगा. आई एम ट्राइंग कि सब्जेक्ट वाइज स्ट्रेटेजी वीडियोस भी बहुत जल्द आपके साथ लाऊं. तो उसी के लिए मैं चाहूँगा पहले आप लोग क्या चाह रहे हैं, आपके फीडबैक वुड बी वेरी वेरी हेल्पफुल फॉर दैट. थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप शेयरिंग, कीप वॉचिंग, ऑल द बेस्ट.